Good evening, students. So, this is our lecture number 39 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharati Nagrik Suraksha Samhita 2023. अपने लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 167 की कहानी को समझा था। हमने समझा कि सेक्शन 167 की कहानी तक पहुंचने के लिए हमने कितने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। हमने चैप्टर 12 जो इन्वेस्टिगेशन से डील करता है उसके मैक्सिमम सेक्शंस को रिवाइज किया ताकि 167 की कहानी को उससे जोड़ सकें। हमने चैप्टर 5 को पढ़ा ताकि अगेन हम लोग 167 की कहानी को उससे जोड़ सकें। अच्छा, लास्ट लेक्चर में कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से 30 सेकेंड का जो वीडियो है लास्ट का वो कट हो गया था। सो इट्स नॉट अ बिग डील। मैं इस वीडियो में चीज़ों को वैसे भी दोबारा कवर करने ही वाला हूँ। सो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सेक्शन 56 ये कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने विदाउट अ वारंट अरेस्ट किया है तो इट इज़ मैंडेटरी अपॉन द पुलिस ऑफिसर कि वो बिना किसी अनरीजनेबल या फिर अननेसेसरी डिले के एंड साथ ही साथ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेन्ड एज टू बेल विच इज चैप्टर 33। ठीक है, सेक्शन 56 ये कहता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी बंदे को अरेस्ट किया है विदाउट अ वारंट तो विदाउट एनी अनरीजनेबल डिले या फिर विदाउट एनी अननेसेसरी डिले उस इंसान को जिसको पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है लेके जाया जाएगा बिफोर अ मजिस्ट्रेट, जो कि जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट होंगे या फिर बिफोर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। ठीक है, सेक्शन 56 क्या कहता है कि आप जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाइए जो अरेस्टी है उसको, या फिर आप ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास लेके जाइए। ठीक है, ऑफ कोर्स ये उन सिचुएशन की बात कर रहा है जहां पर जो अरेस्ट है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने नहीं किया है। अब उन्होंने ही अरेस्ट किया है तो वो खुद के पास दोबारा थोड़ी लेके आएंगे। अब सपोज किसी सब इंस्पेक्टर ने अरेस्ट किया है, ठीक है, तो उसकी ड्यूटी क्या क्या बनती है कि या तो वो अरेस्टी को जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाए या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के पास लेके जाए। एंड अगेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन भी क्या करेंगे, विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अरेस्टी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर है। सेक्शन 56 57 क्या कहता है? 57 इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दोनों सेम बातें कहते हैं, इसमें इतना डेल्व नहीं करते हैं हम लोग। क्या कहते हैं ये लोग क्या कहता है सेक्शन 57 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 2 कि अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है तो ये उसका एक स्टैट्यूटरी राइट है। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट ये उसका फंडामेंटल राइट भी है कि विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, और जो आपका ये 24 घंटे का टाइम फ्रेम है इसमें जो जर्नी होती है, जर्नी देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना, जो आपकी जर्नी होती है फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट कोर्ट, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। हमने ये चीज समझा था ना कि सपोज एक बंदा है ए जिसको अरेस्ट किया गया है किसी जगह पे, जैसे सपोज आपका ये बंदा है ए, इसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अरेस्ट किया गया, फिर यहाँ से पुलिस स्टेशन इसको लेके गए। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन ले जाने तक की जो जर्नी है हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट के पास जाने की जो जर्नी है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। ये हमने अपने अरेस्ट के चैप्टर में ब्रीफली डिस्कस किया था, तो इसमें इतना डेल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका 56 क्या कहता है? इट सेज कि अगर किसी इंसान को पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया जाता है अदर देन एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, तो उसके ऊपर क्या ड्यूटी बनती है? उसकी ड्यूटी ये बनती है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 56 कि वो अरेस्टी को जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के सामने पेश करे। एंड अगेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की क्या ड्यूटी है कि विद इन 24 आवर्स
वो इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करें। अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंक्लूड नहीं हो पा रहा है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू प्रोड्यूस द अरेस्टी बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर उनको कस्टडी का टाइम पीरियड बढ़ाना है। ठीक है, फिर हमने सेक्शन 59 पढ़ा था, विच सेज नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब सपोज अगर 24 घंटे के टाइम फ्रेम में, ठीक है, अगर 24 घंटे के टाइम फ्रेम में पुलिस ऑफिसर को लगता है इंट्रोगेशन के बाद, पूछताछ करने के बाद, कि कोई प्राइमा फेसाई केस, नो प्राइमा फेसाई केस वॉज मेड आउट। ठीक है, उन्होंने इंट्रोगेशन किया, जो अरेस्टी है उससे पूछताछ की, एंड पूछताछ करने के बाद जो भी मतलब उन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो भी उन्होंने बातचीत की, उससे दे केम टू द कंक्लूजन कि यहां पर कोई प्राइमा फेसाई केस नहीं बन रहा। ठीक है, प्राइमा फेसाई केस नहीं बन रहा मतलब क्या, कि इस पर्सन के अगेंस्ट में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना वुड नॉट बी ए प्रूडेंट डिसीजन। तो यहां पर पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, वो उसको डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, डिस्चार्ज करने का मतलब ये नहीं कि उसकी बैटरी निकाल देंगे और वो डिस्चार्ज हो जाए। डिस्चार्ज करने का मतलब ये है कि उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा है ना, शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट। अभी हम लोग समझेंगे स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट में क्या चीज़ है, दोबारा पढ़ेंगे ना एक बार 167 सबसेक्शन 1 को। सो अगेन लेट्स कम डाउन टू सेक्शन 167 सबसेक्शन 1. It says whenever any person is arrested, whenever any person is arrested and detained, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अरेस्ट और डिटेंशन का डिफरेंस बताया था ना, कि जो डिटेंशन होता है इट फॉलोज द अरेस्ट। ठीक है, मतलब जब आप अरेस्ट कर लेते हो उसके बाद आप डिटेंशन में उसको रखते हो, मतलब डिटेंशन में रखने के लिए आपको पहले अरेस्ट करना पड़ता है। एंड इट अपीयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। इट अपीयर्स that the investigation can not be completed within the period of 24 hours fixed by section 57, and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded. ठीक है, appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 57, and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, the officer in charge of a police station, the officer in charge of a police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, ठीक है, shall forthwith, जल्दी से जल्दी, transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the case diary hereinafter prescribed relating to the case, and shall at the same time forward the accused to such magistrate. हमने सबसेक्शन 1 को वैसे काफ़ी हद तक लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, बट फिर मैं एक बार आपको सबसेक्शन 1 बता देता हूँ उसमें क्या है। इट सेज कि अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, चैप्टर 5 के अंदर, और अरेस्ट करने के बाद उसको डिटेन किया गया है, डिटेंशन के बाद पुलिस ऑफिसर को लगता है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इट अपीयर्स टू द पुलिस ऑफिसर, रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन अपीयर्स एंड सपोज टू बी एक्विंटेड वाला 161 का, ठीक है, वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। मतलब कि इवन अगर थोड़ा सा भी, मतलब पुलिस ऑफिसर को थोड़ा सा भी शक है यहाँ पर कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो जो टाइम फ्रेम सेट किया गया है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 57 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 2, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहता है एंड साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर श्योर है, मतलब पुलिस ऑफिसर के पास एक रीजनेबल ग्राउंड है इस चीज़ को बिलीव करने का कि जो एक्यूजेशन लगा है एक्यूज्ड के ऊपर, ठीक है, वो वेल फाउंडेड है, मतलब उन्होंने इंट्रोगेशन किया एंड दे केम टू द कंक्लूजन कि देयर इज अ प्राइमा फेसाई केस, यहाँ पर एक प्राइमा फेसाई केस हैज़ बीन मेड आउट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, अब इनकी बात कहाँ पे आई, हमने पढ़ा था ना सेक्शन 56 के अंदर कि अगर पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है तो वो या तो अरेस्टी को ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास लेके जाएगा या फिर बिफोर द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट। एंड अगेन अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास लेके जाया जा रहा है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की भी सेम ड्यूटी है कि वो विद इन 24 आवर्स, अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो पाता है 24 घंटे में, प्रोड्यूस करे अरेस्टी को बिफोर द मैजिस्ट्रेट। ठीक है,
तो अगर ऑफिसर इंचार्ज द पुलिस स्टेशन के डिटेंशन में है आपका अरेस्टी, तो वो उसको लेके जाएंगे बिफोर द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर अगर मान लीजिए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे, कोई और ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, सो द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, बट वो पुलिस ऑफिसर जो है वो एसआई के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, नहीं कि हेड कांस्टेबल ने इन्वेस्टिगेशन किया एंड ही इज टेकिंग द अरेस्टी बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये नहीं है। सब इंस्पेक्टर का रैंक होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा, ठीक है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, दैट इज सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के नीचे के रैंक के पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है कि वो अरेस्टी को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करें बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 167, ठीक है। शैल फोर्थ विथ ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हमने ये समझा था ना, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका 24 घंटे का टाइम फ्रेम है उससे तो आपको कंप्लाई करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको उससे कंप्लाई करना ही करना है इन एनी सर्कमस्टेंस। ये हमने 2 केस लॉज में पढ़ा था, आपको याद है ना, मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1999 सुप्रीम कोर्ट एंड उदय मोहन लाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन दोनों ही केस में ये सेम बात कही गई थी कि जो 24 घंटे का टाइम पीरियड आपको दिया गया इन्वेस्टिगेशन करने का, और अगर आप उसमें इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो अरेस्टी का ये राइट है कि 24 घंटे के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सके, ताकि मजिस्ट्रेट जो है वो इस कंक्लूजन को ड्रॉ कर सके कि जो अरेस्ट किया गया है वो लीगल है कि इलीगल। और अगर अरेस्ट आपका जो है इट इज इलीगल, सो ओनली अंडर आर्टिकल 142 द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द अरेस्ट टू बी लीगल, ठीक है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 142 कि वो किसी इलीगल अरेस्ट को भी लीगल डिक्लेयर कर सकते हैं, बट दैट टू इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ऐसा नहीं है कि रूटीन मैनर में सुप्रीम कोर्ट इस पावर को एक्सरसाइज करें और जितने भी लीगल अरेस्ट हैं उनको लीगल डिक्लेयर करना शुरू कर दें, नहीं, आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस और एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही किसी इलीगल अरेस्ट को लीगल डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, शैल फोर्थ विथ ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज, जो भी आपने उस टाइम तक इन्वेस्टिगेशन की है 24 घंटे के बीच में, जो आपने केस डायरी में जो भी नोट किया है वो डायरी आप लेके जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास। आपको याद होगा ना, हमने एक सेक्शन पढ़ा था जब हम लोग अरेस्ट का चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 5, तो उसमें हमने सेक्शन 54 पढ़ा था, याद है? ये किससे डील करता है? जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। हमने ये भी समझा था कि सेक्शन 54 जो है वो सेक्शन 53 एंड सेक्शन 53A से डिफरेंट कैसे है, ठीक है। तो जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है कि जैसे ही आप अरेस्टी को अरेस्ट करते हैं उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, ताकि ये एसर्टेन किया जा सके कि अरेस्टी के अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का अनरीजनेबल वायलेंस तो नहीं किया गया बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो जो आपकी जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट होती है, दिस विल ऑल्सो along with the case diary will be sent before the magistrate, ठीक है। और याद रखिएगा जो आपके मैजिस्ट्रेट हैं ये जुरिस्डिक्शनल भी हो सकते हैं और ये नॉन जुरिस्डिक्शनल भी हो सकते हैं, क्योंकि देयर मे बी सिचुएशंस जब 24 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अरेस्टी को मैजिस्ट्रेट, मतलब जो जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश कर पाना रीजनेबली पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। तो ऐसे सर्कमस्टेंस में आप क्या करेंगे, किसी भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाके डिटेंशन को फर्दर इंक्रीज करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज जो एक्यूज था उसके अगेंस्ट, जो आपका एक्यूज था उसके अगेंस्ट ऑफेंस को रजिस्टर किया गया दिल्ली में, ठीक है, अंडर सेक्शन 154 कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर किया गया, ठीक है। बेसिकली आपका एफआईआर जो है वो सेक्शन 154 के अंदर रजिस्टर किया गया दिल्ली में। अब दिल्ली में अगर रजिस्टर किया गया है, ठीक है, तो दिल्ली का जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट होगा, ऑब्वियस सी बात है उसका जुरिस्डिक्शन वहाँ पे बनेगा। अब जो अरेस्ट हुआ था इट वाज मेड इन सपोज गोवा,
ठीक है, आपका फेवरेट डेस्टिनेशन, सपोज गोवा में अरेस्ट किया गया एंड गोवा से दिल्ली ट्रैवल करना विद इन 24 आवर्स वॉज नॉट पॉसिबल बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो गोवा के ही मैजिस्ट्रेट होंगे उनसे पुलिस ऑफिसर फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर ले लेंगे। मैं समझाऊंगा ये फर्दर डिटेंशन अभी क्या है, मतलब कि 24 घंटे के बाद कितने दिन के लिए एक्यूज्ड को आप डिटेंशन में रख सकते हैं, इस चीज़ को मैं अभी समझाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एक्चुअली सेक्शन 167, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा, सब सेक्शन 1 क्या कहता है। आसान शब्दों में इट सेज कि अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने के बाद उसको डिटेन किया गया बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, एंड पुलिस ऑफिसर को ये चीज़ लगता है कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड नहीं किया जा सकता है, 24 घंटे में चार्जशीट को सबमिट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर वहां पर क्या करेंगे, अगर उनको लगता है देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड, मतलब पुलिस ऑफिसर जब वो 24 घंटे में इंट्रोगेशन किए तो दे केम टू द कंक्लूजन कि देयर इज अ प्राइमा फेसाई केस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनको अप्रोच किया जाएगा, ईदर बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर बाय द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है। और याद रखिएगा, जल्दी से जल्दी आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करना है और उनको जल्दी से जल्दी केस डायरी की रिपोर्ट भेजनी है अलॉन्ग विथ जो भी आपको बाकी रिपोर्ट्स भेजनी है, जैसे जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन का जो आपका रिपोर्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको भेजनी है ताकि बेसिकली जो एक्यूज्ड का जो डिटेंशन है जिसको आप बढ़वाना चाहते हैं वो मजिस्ट्रेट ग्रांट कर सके, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे, द पर्पस ऑफ सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 is that the police officer was not able to complete the investigation within 24 hours as provided under सेक्शन 57 ऑफ CRPC, ठीक है। तो इसके आगे आप ये लिख लीजिए, द पर्पस ऑफ सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 इज दैट द पुलिस ऑफिसर वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 57 ऑफ CRPC, देन in order to increase the time frame of detention and order, give me a second, an order from the magistrate is required, ठीक है। So this was subsection 1. Let's move to subsection 2. It says the magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, अब यहाँ पर magistrate को discretion दी गई है, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in the whole, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction. अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसकी लैंग्वेज के थ्रू हम इसको नहीं समझते हैं, हम रैदर इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो आपका सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर ने मैजिस्ट्रेट को अप्रोच किया, वेदर जुरिस्डिक्शनल और नॉन जुरिस्डिक्शनल, तो यहां पर जो आपके मैजिस्ट्रेट हैं इनके पास एक डिस्क्रिशन दी गई है, ठीक है। इनको यहां पर डिस्क्रिशन दी गई है कि वो कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है। दैट कैन ईदर बी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, ठीक है।
बट दैट कैन ओनली बी ग्रांटेड विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 15 डेज। इसका मतलब ये है कि जब आप 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए एंड अब आप चाहते हैं कि जो कस्टडी का टाइम पीरियड है उसको आप चाहते हैं कि जो कस्टडी का टाइम फ्रेम है उसको बढ़ाया जाए। मतलब पुलिस ऑफिसर जो है उनको वो इस कंक्लूजन पे है कि वो 24 घंटे में प्रॉपरली एक्यूज को इंट्रोगेट नहीं कर पाए हैं एंड नाउ ही वांट कि उस इंसान को कुछ टाइम के लिए और पुलिस कस्टडी में रखा जाए। तो यहां पर जो ये आपका 15 दिन का टाइम फ्रेम होता है ना, इट टॉक्स अबाउट इंटरचेंजेबल कस्टडी। ठीक है, इंटरचेंजेबल कस्टडी विच मीन्स कि इन 15 दिनों में मजिस्ट्रेट के पास ये डिस्क्रिशन है, विद इन द फर्स्ट 15 डेज द मजिस्ट्रेट हैव द डिस्क्रिशन कि ही कैन ईदर ग्रांट पुलिस कस्टडी और ही कैन ईदर ग्रांट जुडिशियल कस्टडी। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज 15 दिन का पूरा टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो सपोज जब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पुलिस ने एक्यूज्ड को प्रोड्यूस किया बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो जो पुलिस ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी मजिस्ट्रेट को, जिसको पेरूस करने के बाद मजिस्ट्रेट केम टू द कंक्लूजन, हाँ ठीक है मैं 3 दिन के लिए आपको पुलिस कस्टडी दे, मतलब एक्यूज को पुलिस कस्टडी में डाल दे रहा। ठीक है, मतलब आप इसको अपनी कस्टडी में रखिए। ठीक है, अब 3 दिन के बाद मजिस्ट्रेट जो है जब अगेन जो एक्यूज्ड है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है 3 दिन के एक्सपायरेशन के बाद, तो मजिस्ट्रेट ने उसको अगेन 9 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ये कितना हो गया, 3 9 12। ठीक है, फिर 9 दिन के एक्सपायरेशन के बाद पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें थोड़ा बहुत और इंट्रोगेशन करना है। ये देखिए हमने ये विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है, ये ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया है, बेस्ड ऑन दिस हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत और इंट्रोगेशन की ज़रूरत है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, 9 दिन के बाद अब यहाँ पर 3 दिन और बचा है, तो ये 3 दिन के लिए और चाहें तो पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरचेंजेबली ही करें। अब मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, वो हो सकता है कि पूरे 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दें, या फिर रिपोर्ट्स को पेरूस करने के बाद द मजिस्ट्रेट में कम टू द कंक्लूजन कि यहाँ पर पूरे 15 दिन जो हैं इसमें पुलिस कस्टडी दी ही ना जाए, यहाँ पे खाली जुडिशियल कस्टडी दी जाए। क्लियर हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है मैं फिर समझाता हूँ, रुकिए और थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, मैं समझाता हूं। ठीक है, होता यह है कि आपका सेक्शन 56 ये कहता है कि अगर आपने किसी इंसान को अरेस्ट किया है तो आप अरेस्ट करने के बाद उस इंसान को या तो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाइए, जो पहला ड्यूटी डाला गया है। ठीक है, जो पहला ड्यूटी डाला गया है ऑन द पर्सन हु इज अरेस्टिंग द एक्यूज्ड, कि आप पहले जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करिए। ठीक है, या फिर आप ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को अप्रोच करिए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो सेक्शन 56 क्या कहता है कि या तो आप जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करिए या फिर आप ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को अप्रोच करिए। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, सेक्शन 57 ये कहता है कि 24 घंटे में अगर आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपको सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज्ड को प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं कर पाए और अब आप चाहते हैं कि एक्यूज्ड को कुछ टाइम के लिए और आप अपनी कस्टडी में रखो, क्योंकि आपको उसके साथ इंट्रोगेशन खेलना है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या रीजनिंग हो सकता है पुलिस कस्टडी में रखवाने का? यही रीजनिंग होगा ना कि उनको उससे पूछताछ करना है, वो चाहते हैं कि वो उनके नज़र के सामने रहे ताकि कोई भी बात उनको उससे पूछनी हो तो वो तुरंत उससे पूछ सकें। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के पास जब आप पेश करते हो तो मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन होता है। ठीक है, डिस्क्रिशन होता है कि ही कैन ईदर ग्रांट पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। जो आपका पुलिस कस्टडी होता है दैट कैन ओनली बी ग्रांटेड इन द फर्स्ट 15 डेज। ठीक है, जो आपकी पुलिस कस्टडी होती है दैट कैन ओनली बी ग्रांटेड इन द फर्स्ट 15 डेज। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट 15 डेज में जुडिशियल कस्टडी ग्रांट नहीं की जा सकती। इवन द जुडिशियल कस्टडी
कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड इन द फर्स्ट 15 डेज, लेकिन ये जो आपकी कस्टडी है ये इंटरचेंजेबल होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टी को प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टी को प्रोड्यूस किया गया और मजिस्ट्रेट ने सारे रिपोर्ट्स को पेरूज किया, दैट इज जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट थी, जो केस डायरी थी, और भी जो भी रिपोर्ट्स मजिस्ट्रेट चाहते हैं पेरूज करना, वो सारे के सारे रिपोर्ट्स को उन्होंने पेरूज किया। एंड देन यहां पर मे यूज हुआ है, मतलब कि मजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन दी गई है। डिस्क्रिशन यहां पर मजिस्ट्रेट को इस चीज की दी गई है कि इन द फर्स्ट 15 डेज ही कैन ईदर ग्रांट पुलिस कस्टडी और ही कैन ईदर ग्रांट जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। और ये जो आपकी कस्टडी है ना, ये इंटरचेंजेबल होती है। इंटरचेंजेबल मतलब क्या सपोज ये टोटल आपका 15 दिन का टाइम फ्रेम था, ठीक है, तो यहां पर सपोज 3 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की, फिर पुलिस ऑफिसर कहते हैं प्लीज़ 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 हमारे कस्टडी में भेज दो उसको, तो वहां पर क्या किया मजिस्ट्रेट ने 11 दिन के लिए पुलिस कस्टडी दे दी, ठीक है। फिर अगेन जो आपका 1 दिन बचा वो जुडिशियल कस्टडी दे दी, ठीक है। अब यहां पर यह भी है कि जो आपका 15 दिन का टाइम फ्रेम है, ठीक है, इस बीच में पूरा 15 दिन जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर दी जाए, ठीक है, या फिर इस 15 दिन में पूरी पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी जाए। इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। वो सारे रिपोर्ट्स को पेरूज करने के बाद जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करें उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये खाली शुरू के 15 दिन में ही फॉलो किया जा सकता है। मतलब जो आपकी पुलिस कस्टडी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द पुलिस कस्टडी कैन ओनली बी ग्रांटेड इन द फर्स्ट 15 days, नॉट आफ्टर दैट, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया हो। मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूं सबसेक्शन 2 क्या कहता है। इट सेज द मजिस्ट्रेट टू हुम एन एक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन, मतलब सेक्शन 167 के अंदर जब मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टी को प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास ये डिस्क्रिशन होता है वेदर ही हैज़ और हैज़ नॉट जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस। मतलब चाहे वो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट हो चाहे वो नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट हो, दोनों के पास ही ये डिस्क्रिशन होता है अगर अरेस्टी को उनके सामने पेश किया जाए, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, देखिए टाइम टू टाइम लिखा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन सच कस्टडी एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। मतलब कि टाइम टू टाइम का मतलब क्या है कि इंटरचेंजेबल है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मजिस्ट्रेट को लगेगा कि हाँ पुलिस कस्टडी ग्रांट कर देनी चाहिए तो वो पुलिस कस्टडी ग्रांट कर देंगे। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि नहीं अब इसको पुलिस कस्टडी में रखना सेफ नहीं है तो वो उसको जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर देंगे। अच्छा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जुडिशियल कस्टडी आपका क्या होता है, प्रिजन होता है, ठीक है, जो आपका सेंट्रल जेल होता है ना, यहाँ पर आपका एक मैक्सिम अप्लाई होता है, इसे हम कहते हैं कस्टोडिया लेगिस। ये आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, मैंने इसको आगे शायद से लिखा नहीं है। कस्टोडिया लेगिस विच आई एम सो सॉरी, गिव मी अ सेकेंड, या हाँ, कस्टोडिया लेगिस विच मीन्स एक्सटेंशन ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है। मतलब जब वो जुडिशियल कस्टडी में होता है तो वो जुडिशियल अथॉरिटी यानी जुडिशरी के निगरानी में होता है, ठीक है। वहां पर पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती, खाली जुडिशरी पहुंच सकती है, ठीक है। अगेन सेपरेशन ऑफ पावर्स यू कैन कॉल इट इफ यू वांट टू, ठीक है। ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन सच कस्टडी एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 days इन द होल, एंड इफ ही हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस और committed for trial and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction. अब इसका क्या मतलब है? सबसेक्शन 1 तो ये कहता है कि किसी इंसान को अरेस्ट किया गया है और 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई और पुलिस ऑफिसर चाहते हैं कि इसकी कस्टडी के जो कस्टडी का टाइम पीरियड है उसको इंक्रीज करवाया जाए, ठीक है। तो वहां पर वो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करेंगे। अब नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है कि मजिस्ट्रेट जो हैं वो जुरिस्डिक्शनल भी हो सकते हैं, वो नॉन जुरिस्डिक्शनल भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसेक्शन 2 यहां पर यह कहता है कि जब एक्यूज्ड को इधर जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए या फिर नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए
तो ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट के पास ये डिस्क्रिशन होगी कि वो इंटरचेंजेबल कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं. ही कैन ईदर ग्रांट पुलिस कस्टडी और ही कैन ईदर ग्रांट जुडिशियल कस्टडी. अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है, मैं इन पार्ट्स को मिटा दे रहा हूँ. ठीक है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि अगर सेक्शन 167 के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टी को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वहां पर मैजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस ऑफिसर का गुलाम है, वो बोलेंगे हमें ये कस्टडी दो और मैजिस्ट्रेट उसको वो कस्टडी दे देंगे. ऐसा नहीं है. अगर मैजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टी को प्रोड्यूस किया जाता है एंड सारे के सारे रिपोर्ट्स को और केस डायरी को पेरूस करने के बाद मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि यहाँ पर कोई भी प्राइमा फेसाई केस है ही नहीं, नो प्राइमा फेसाई केस. ठीक है, तो वो अंडर सेक्शन 59, ठीक है, उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट. ठीक है, देखिए 24 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई प्राइमा फेसाई केस है ही नहीं तो वो उसको डिस्चार्ज कर देंगे, मतलब अरेस्टी को फ्री छोड़ देंगे. इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि मैजिस्ट्रेट को पता नहीं चलेगा, उनको जितनी भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है उसकी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजनी पड़ेगी एंड द मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय एनी रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर. ये आप ध्यान रखिएगा, द मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय एनी रिपोर्ट, इवन द चार्जशीट सबमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर. तो वहाँ पर उनको मैजिस्ट्रेट को इसके रिगार्डिंग इंटिमिडेट करना पड़ेगा कि हमने जो एक्यूज था उसको छोड़ दिया है बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि देयर इज नो प्राइमा फेसाई केस विच हैज़ बीन मेड आउट. अब द मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय इट. ठीक है, कीप इन माइंड द मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय इट. ही कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3. प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करो. ठीक है, इसका ऑर्डर मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं. ठीक है, लेकिन अब जब 24 घंटे के टाइम फ्रेम के बाद अरेस्टी को सेक्शन 167 के अंदर जब पुलिस ऑफिसर प्रोड्यूस करते हैं बिफोर द जुरिस्डिक्शनल और नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट, तो हो सकता है क्या, मतलब मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि जो भी रिपोर्ट्स पुलिस ऑफिसर ने सबमिट की हैं वो उनको रिजेक्ट कर दे एंड ये कह दे कि देयर इज नो सच प्राइमा फेसाई केस विच हैज बीन मेड आउट, और सेक्शन 59 के अंदर अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट द पर्सन कैन बी रिलीज्ड. तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पुलिस ऑफिसर 24 घंटे के टाइम फ्रेम के बाद उसको लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर मैजिस्ट्रेट को बांध दिया गया है कि आप या तो जुडिशियल कस्टडी ग्रांट करिए या तो पुलिस कस्टडी ग्रांट करिए. ठीक है, उसको छोड़िए मत, दोनों में से कोई एक कस्टडी ग्रांट कर दिया, ऐसा नहीं है. मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो वो उसको छोड़ भी सकते हैं. साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, उसको डिस्चार्ज करने के अलावा मैजिस्ट्रेट जो है उसको डिस्चार्ज करने के अलावा या तो पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं या तो जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं या फिर उसको बेल पर भी छोड़ सकते हैं. ठीक है, बेल पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी है. ठीक है, अब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ना पुलिस कस्टडी ग्रांट करनी चाहिए ना जुडिशियल कस्टडी ग्रांट करनी चाहिए, जो ये बंदा है जो भी इसके अगेंस्ट में प्राइमा फेसाई केस बना है ये इतना सीरियस नहीं है, या फिर जो भी ओपिनियन रहे मैजिस्ट्रेट का, तो वो उसको बेल पर भी छोड़ सकते हैं. ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड. सो अगेन सबसेक्शन 2 सेज कि जब मैजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टी को प्रोड्यूस किया जाएगा तो मैजिस्ट्रेट वहां पर इंटरचेंजेबल कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं या फिर वो उसको बेल पर छोड़ सकते हैं. ठीक है, हाँ, अब यहां पर ये जो आपका लिखा है एंड इफ ही हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस, ये समझते हैं इसका मतलब क्या है. इसका मतलब यहां पर ये है, if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction. इसका मतलब यहाँ पर ये है ठीक है, इसका मतलब आपका यहां पे ये है कि सपोज नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया अरेस्टी को. ठीक है, अब नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट को ये लगता है
कि देयर इज नो सच प्राइमा फेसाई केस विच वॉज मेड आउट। ठीक है, मैजिस्ट्रेट को यह लगता है कि कोई प्राइमा फेसाई केस बना ही नहीं है। ठीक है, या फिर अगर कोई प्राइमा फेसाई केस बना भी है बट वहां पर जो आपका अरेस्टी है उसका डिटेंशन इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, उसका डिटेंशन इज नॉट नेसेसरी, तो ही कैन रिलीज हिम ऑन बेल, वो उसको बेल पे रिलीज कर सकते हैं। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि द बेल कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। मैं जो भी आपको बातें बताता हूं जो आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, प्लीज उसके नोट्स बनाइएगा। ठीक है, सो द बेल कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट सेज एंड इफ ही हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस और कमिट इट फॉर ट्रायल एंड कंसीडर्स फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी ही मे ऑर्डर द एक्यूज टू बी फॉरवर्डेड टू अ मैजिस्ट्रेट हैविंग सच जुरिस्डिक्शन। मतलब हो सकता है कि 15 दिन की जो इंटरचेंजेबल कस्टडी है वहां पर 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी। अब पुलिस कस्टडी का जो ग्रांट किया था, जो टाइम पीरियड के लिए ग्रांट किया था, वो टाइम पीरियड जब एक्सपायर कर गया एंड अगेन जब अरेस्टी को प्रोड्यूस किया गया बिफोर द मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट को अगर वहां पे भी लगता है कि इस इंसान को फर्दर डिटेन करने की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो उसको जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, क्योंकि जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास ही ये पावर होती है कि ही कैन ग्रांट बेल। ठीक है, एंड कंसीडर्स फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी ही मे ऑर्डर द एक्यूज टू बी फॉरवर्डेड टू अ मैजिस्ट्रेट हैविंग सच जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो कहानी आपको समझ में आ रही है ना। 167 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि किसी इंसान को अगर अरेस्ट किया गया और डिटेन किया गया है, ठीक है, और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि 24 घंटे के टाइम फ्रेम में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती है, तो वो वहां पर क्या करेंगे, वो जो आपका अरेस्टी है उसको प्रोड्यूस करेंगे बिफोर अ नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करेंगे अलॉन्ग विद द रिपोर्ट्स एंड केस डायरी। ठीक है, एंड केस डायरी और रिपोर्ट्स को पेरूज करने के बाद सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि वो इंटरचेंजेबल कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं इन द फर्स्ट 15 डेज। ठीक है, कहानी की तरह चल रहा है सब कुछ, क्लियर है ना आपको यहाँ तक। ठीक है, और साथ ही साथ अगर उनको लगता है कि इस बंदे को बेल पे छोड़ देना चाहिए एंड जिस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया ही इज ए नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट, तो वहां पर वो क्या करेंगे, वहां पर वो एक्यूज को फॉरवर्ड कर देंगे बिफोर द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट, बिकॉज जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास ही बेल ग्रांट करने की पावर है। ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक। तो प्रोवाइजो से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आइए सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 से रिलेटेड जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट, इफ द पुलिस ऑफिसर मेड एन अरेस्ट with or without a warrant and after interrogation he came to the conclusion that there is no such prima facie case which can be made out against the accused, then the accused can be released under section 169 of CRPC due to deficient evidence and a closer report can be submitted with respect to that accused under section 173 subsection 2 of CRPC। इसका मतलब यहाँ पर ये है, मैं इसको हटा दे रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिख देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर 24 घंटे के अंदर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने जब इंट्रोगेशन की, 24 घंटे में जब इंट्रोगेशन की एक्यूज्ड की, दे केम टू द कंक्लूजन कि यहाँ पर कोई प्राइमा फेसाई केस नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बेस्ड ऑन डेफिशिएंट एविडेंस सेक्शन 169 के अंदर एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। ठीक है, एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देंगे ड्यू टू डेफिशिएंट एविडेंस एंड अ क्लोजर रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2।
ठीक है, एंड द क्लोजर रिपोर्ट विल बी सबमिटेड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 173 सबसेक्शन 2. लेकिन कीप दिस इन माइंड, द मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द क्लोजर रिपोर्ट. ठीक है, क्लियर है आपको? अच्छा हाँ, और चार्जशीट किस सेक्शन में सबमिट की जाती है? सेक्शन 170. ठीक है, so this was the first point. Second point, if within 24 hours of arrest the police officer is of the opinion after interrogation of the accused that there is no such prima facie case, मैं इसको लिख दे रहा हूं, there was a mistake, that there is no such prima facie case which has been made out, then the accused can be released by the police officer under section 59 of CRPC. इसका मतलब ये है कि अगर 24 घंटे के टाइम फ्रेम में ही पुलिस ऑफिसर इंट्रोगेशन के बाद इस कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं कि इस बंदे के अगेंस्ट में कोई भी प्राइमा फेसाई केस नहीं बन रहा है, तो वो उसको ऑन हिज ओन बॉन्ड या फिर बेल पर डिस्चार्ज कर देंगे अंडर सेक्शन 59. एंड अगेन यहां पर उनको मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा कि हमने डिस्चार्ज कर दिया है, एंड द मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय दोज रिपोर्ट्स. वो अगेन समन भेज के जो एक्यूज्ड है उसको बुला सकते हैं. ठीक है. थर्ड, इफ आफ्टर मेकिंग द अरेस्ट इट अपीयर्स टू द पुलिस ऑफिसर दैट देयर इज ए प्राइमा फेसाई केस मेड आउट but the investigation cannot be completed within 24 hours of arrest, then the accused must be produced before the jurisdictional or non-jurisdictional magistrate under section 167 subsection 1. If the police officer wants police custody beyond the period of 24 hours, then he have to file the remand report seeking police custody. Here, the magistrate have the discretion that he can either grant police custody or judicial custody, or he may also consider a bail application if the bail application has been moved by the accused under chapter 33 of CRPC. यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई एंड पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एक्यूज का फर्दर डिटेंशन इज नेसेसरी, ठीक है, तो वो अंडर सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करेंगे. दैट कैन ईदर बी जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट या फिर नॉन जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट. ठीक है. जब मजिस्ट्रेट को अप्रोच किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट के पास वहां पर क्या अथॉरिटी रहेगी? ही कैन ईदर ग्रांट पुलिस कस्टडी और ही कैन ईदर ग्रांट जुडिशियल कस्टडी, या फिर वो उसको बेल पर भी छोड़ सकते हैं अंडर चैप्टर 33 ऑफ CRPC. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, इफ द एक्यूज्ड इज इंडिजेंट and have no advocate for the purpose of representation, then an advocate must be provided through legal aid under section 304 CRPC. अब जब एक्यूज्ड को प्रेजेंट किया जा रहा है मजिस्ट्रेट के सामने और एक्यूज्ड जो है वो गरीब है, ठीक है, वो गरीब है, इंडिजेंट है, पैसे नहीं है उसके पास कि वो किसी एडवोकेट को हायर कर सके, तो सेक्शन 304 जो है वो लीगल एड की बात करता है कि ऐसे केसेस में अगर आप चाहें, मतलब अगर कोर्ट नहीं चाहे, मतलब ऐसे केसेस में जो एक्यूज्ड है उसको लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा और एक एडवोकेट को अपॉइंट किया जाएगा जो उसको रिप्रेजेंट करे. Fifth point, if the police officer came to a conclusion that no further detention of the accused is required after the expiration of 24 hours in the police custody, for the reason that the police officer do not want to make any more interrogation with the accused, then the police officer may produce the accused before the judicial magistrate but not seek police custody. Here, the magistrate may send the accused to judicial custody, or if a bail application has been moved, the magistrate may grant the accused bail under chapter 33 of CRPC. यहाँ पर ये कह रहा है कि 24 घंटे में पुलिस ऑफिसर ने जो इंट्रोगेशन की उसके बाद दे आर सेटिस्फाइड कि इसको पुलिस कस्टडी में रखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, हमने 24 घंटे में जितनी पूछताछ करनी थी हमने कर ली एंड अब इसकी कोई ज़रूरत हमको है ही नहीं. ठीक है. तो वो जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, मैंने ये नहीं बोला कि 24 घंटे के बाद 24 घंटे पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कोई प्राइमा फेसाई केस बना ही नहीं है. यहाँ पे एक प्राइमा फेसाई केस बना है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ये इस ओपिनियन पे है कि इसके साथ फर्दर इंट्रोगेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो वहाँ पर जब मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऑफिसर उस अरेस्टी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उस डिटेनी को प्रोड्यूस करेंगे, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर क्या करेंगे, वो या तो जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर देंगे, ठीक है, या फिर अगर जो एक्यूज्ड है उसने एक बेल एप्लीकेशन मूव किया अंडर चैप्टर 33, ठीक है, एंड द ऑफेंस इज बेलेबल, ठीक है, ऑफेंस इज बेलेबल, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर चैप्टर 33 के अंदर जो बेल एप्लीकेशन मूव की गई है बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ दैट एप्लीकेशन
मे ऑल्सो रिलीज द अरेस्टी ऑन बेल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर है ना। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर 24 घंटे में जितनी इंट्रोगेशन करनी थी पुलिस ऑफिसर को उन्होंने कर ली, एंड अब उनको फर्दर कोई इंट्रोगेशन करनी ही नहीं है, ठीक है, तो वो वहाँ पर मैजिस्ट्रेट को बता देंगे हमें इंट्रोगेशन करने की और कोई आवश्यकता नहीं है, एंड द मैजिस्ट्रेट जो है उसके बाद पुलिस कस्टडी तो ग्रांट नहीं करेंगे। ठीक है, वो या तो जुडिशियल कस्टडी ग्रांट करेंगे या फिर उसको बेल पर रिलीज कर देंगे। Under Section 57, 6 point, under Section 57, the police officer is duty bound to produce the accused before the jurisdictional magistrate within 24 hours of detention, but this 24 hours is a reasonable amount of time given to the police officer to complete the investigation. If the investigation has been completed before the expiration of 24 hours, then the accused must be produced before the magistrate in a reasonable amount of time soon after the investigation has been completed. इसका मतलब ये है कि Section 57 के अंदर जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डाला है कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन जो आपके ऊपर डाला गया है ये इसलिए डाला गया कि अगर आप 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तब आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, ताकि जो अरेस्टी है उसकी फर्दर डिटेंशन को एक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के द्वारा ग्रांट करवाया जा सके। ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन जो है वो 6 घंटे में ही कंक्लूड कर ली तो ये नहीं कि आप 18 घंटे बैठ के उसके साथ वीडियो गेम्स खेलेंगे, ठीक है, या फिर कहीं चाय नाश्ता करने निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर 6 घंटे में ही कंप्लीट हो गया है आपकी इन्वेस्टिगेशन तो 6 घंटे के तुरंत बाद ही आपको मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर डिटेंशन आप सिर्फ तभी रख सकते हैं जब मजिस्ट्रेट अलाउ करे। और एक जैसे आपने पढ़ा था ना 56 के अंदर, विदाउट अननेसेसरी डिले, याद है ना, ये सब उसी तरफ इंडिकेट कर रहा है। लास्ट पॉइंट 7th, इफ द एक्यूज्ड इज इन गिव मी अ सेकंड, इफ द एक्यूज्ड इज इन okay, let me check this point. It's interrogated. ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है इसमें। इफ द एक्यूज्ड इज इंट्रोगेटेड एंड बिफोर द टाइम पीरियड 24 आवर एक्सपायर द इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ इज कंप्लीटेड, इट विल बी सीन वेदर अ चार्ज शीट कैन बी प्रिपेयर्ड विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 24 आवर्स फ्रॉम द अरेस्ट। इफ द चार्ज शीट कैन बी प्रिपेयर्ड then the accused will be produced under section 170 along with the charge sheet under section 173 subsection 2. If the charge sheet cannot be prepared, then the accused will be first produced under section 167 subsection 1 and will either be released on bail or sent to judicial custody. Once the charge sheet will be prepared and is filed, the accused will again be produced before the magistrate either through a summon if he is released on bail, or if he is in judicial custody he will be produced through a प्रोडक्शन वारंट अंडर सेक्शन 267 सबसेक्शन 1। बेसिकली अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है वो चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाए विद इन 24 आवर्स, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आपके मजिस्ट्रेट हैं वो क्या कर सकते हैं, ही कैन ईदर ग्रांट जुडिशियल कस्टडी और ही कैन रिलीज द पर्सन ऑन बेल। ठीक है, एंड जैसे ही आपकी चार्जशीट को सबमिट कर दिया जाएगा, जैसे ही चार्जशीट सबमिट हो जाएगी, ठीक है, और मजिस्ट्रेट जो है वो चार्जशीट सेटिस्फाई होके इंक्वायरी शुरू कर देते हैं एंड सब्सिक्वेंटली आपका ट्रायल भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर जो अरेस्टी है उसको बेल पर रिलीज़ किया गया है तो एक समन ऑर्डर के द्वारा उसको बुला लिया जाएगा। ठीक है, या फिर अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 267 सबसेक्शन 1, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 267 सबसेक्शन 1 उसको एक प्रोडक्शन वारंट के अंदर बुला लिया जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा ये प्रोडक्शन वारंट और ये सब क्या चीज़ हैं जब इन सेक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे। ये बस ऊपर समझिए, ठीक है, ज़्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स में जाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू कर देंगे ना तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। हमने सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 की डिस्कशन को लगभग कंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोवाइजो से शुरू करेंगे। ठीक है, जो आपका सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो है यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, सो आई गेस वी आर डन फॉर टुडे, मतलब विद दिस लेक्चर। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया है ना चीज़ें, मतलब मैं
अगर आप बोलोगे तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा। आप अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जितना मैं कर सकता हूँ कोशिश उतना ज़रूर करूंगा। आप अगर चाहें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, अगर आप चाहें कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया उसको मैं रिपीट कर दूँ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।